आर्टिकल 124 के तहत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आप बात करें तो 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था कोलकाता के अंदर। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश का नाम था वो एलिजा इम्पे था। उसके बाद आर्टिकल 124(2) क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। और 124(3) आर्टिकल क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होती है वो क्या क्या होगी। तो योग्यता के अंदर भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक वकालत की हो, या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में 5 साल तक काम किया हो। उसके बाद 124(4) आर्टिकल क्या कहता है, उसमें इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। न्यायाधीशों के ऊपर अगर इनके ऊपर महाभियोग है वो कदाचार और असमर्थता के आधार पर लाया जाता है। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो सबसे पहले 100 व्यक्ति एक पत्र पर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को देंगे, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 व्यक्ति एक पत्र पर हस्ताक्षर करके सभापति को देंगे। अध्यक्ष और सभापति की स्वीकृति के बाद उसे उन दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा पारित करवाया जाएगा, 2/3 के द्वारा। और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद न्यायाधीशों को हटा दिया जाएगा। उसके बाद 125 आर्टिकल क्या कहता है, वो इनके वेतन व भत्तों के बारे में बताता है। वेतन व भत्ते इनकी संचित निधि में से दिए जाते हैं, अर्थात इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन व भत्तों में किसी प्रकार की भी कटौती नहीं की जा सकती। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता कैग, उनकी भी जो सैलरी है वो इसी में से दी जाती है, संचित निधि में से। और उनकी सैलरी के लिए स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा संसद के द्वारा। उसके बाद 129 आर्टिकल कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट है जो वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो एक अभिलेख की तरह, एक लेख की तरह प्रत्येक हाई कोर्ट में रखे जाएंगे। और भविष्य में कोई ऐसा फैसला आता है या कोई ऐसा केस आता है जो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था, उससे रिलेटेड कोई केस आता है, तो हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत सुनाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 131 क्या कहता है, 131 में कहता है ये एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है, तो आर्टिकल 131 है। आर्टिकल 131 के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई विवाद है उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ कोई विवाद है उनका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। अगर कोई नदी जल बंटवारे से संबंधित अगर कोई कानून है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। उसके बाद आर्टिकल 280 में जो वित्त के मामले होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा, उनसे उत्पन्न कोई विवाद है वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद उसका है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील कर सकते हो, किस आर्टिकल के तहत। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हो या हाई कोर्ट से कोई प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें आर्टिकल 132 आएगा, 133 आएगा, 134 आएगा और 136 आएगा आर्टिकल। तो 132 में क्या है, इसके अंदर तो है जो संवैधानिक विवाद है उनका निपटारा। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मामला है या संविधान की व्याख्या का कोई मामला है, उससे संबंधित कोई विवाद है, तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट की कोई प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसमें 132 में चाहे आपका दीवानी मामला हो, चाहे आपका आपराधिक मामला हो, फौजीदारी मामला हो, दोनों में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 133 में कहा है कि अगर कोई सिविल प्रकार का मामला है, सिविल मामला है, तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसमें पहले आपको हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पहले बोला गया था कि 20,000 से ऊपर के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उसे भी अब एक संशोधन के तहत हटा दिया गया है।
उसके बाद तीसरा है 134। 134 में है आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों में भी आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा नहीं जा सकते, उसमें भी प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें आप आपराधिक मामलों में भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी व्यक्ति को किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है, किसी अपराध के लिए बरी कर दिया है, और उसी फैसले के ऊपर हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी है, तब आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट के किसी प्रकार के भी प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा मामला होता है कि अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर या तो मौत की सज़ा सुना रखी हो या कोई कठोर कारावास दे रखा हो 10 साल तक का, तो उसमें भी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपके हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 136 में है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वह सीधा किसी भी मामले को अपने पास बुला सकता है। तो उसके ये हो गए आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद रिट वाले क्षेत्राधिकार भी होते हैं। रिट के तहत क्या है, आर्टिकल 13(2), इसमें अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसमें आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। और ये रिटें 5 प्रकार की होती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, एक अधिकार परीक्षा लेख होती है, एक परमादेश होती है, एक प्रतिषेध लेख होती है और एक उत्प्रेषण होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में अगर वृद्धि करनी है, संख्या में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि करने का अधिकार भी आपके पास संसद के पास होगा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को, तब उसके अंदर 8 न्यायाधीश थे। 1950 में उसमें 10 न्यायाधीश हो गए थे, और एट प्रेजेंट 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत अब 33+1 34 न्यायाधीश है। थैंक यू।